नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, कि इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या है। तो आज आपको बताएंगे कि भारत बंद का मध्य प्रदेश में किस तरह का असर देखने को मिला। कहीं हिंसा तो कहीं बंद बेअसर रहा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे सदस्यता मुहिम का शोर कितना पुरजोर तरीके से आज इसकी तैयारी हुई है। और नामांकन पर जॉर्ज कुरियर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत क्यों हो रही है और धर्मांतरण का प्रलोभन कहां पर दिया गया है, यह भी आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और थाने पर पथराव करने की स्थिति आखिर छतरपुर में क्यों बन गई, क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, यह भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही बताएंगे कि अब कहां पर जमीन के लिए खूनी जंग हुई है। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं छतरपुर के साथ। पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। मुस्लिम समाज ने कोतवाली थाने पर पथराव कर दिया। पथराव में टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। महंत रामगिरी पर विवादित बयान देने का आरोप है। इससे पहले एफआईआर दर्ज करने की मांग को भी लेकर के कल मुस्लिम समाज ने घेराबंदी की थी। और आज आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए और उसके बाद उग्र प्रदर्शन करते हुए इन्होंने थाने में ही पथराव कर दिया। इस पथराव में टीआई के साथ 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। महंत रामगिरी पर विवादित बयान देने का आरोप लगा है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से मुस्लिम समाज ने आज छतरपुर में उग्र प्रदर्शन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे टाँके लगेंगे, यहाँ पे तो पथराव में टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कथित विवादित बयान को लेकर के मुस्लिम समाज ने कल भी विरोध प्रदर्शन किया था। एफआईआर दर्ज करने की वो मांग कर रहे हैं। और आज फिर आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के ये लोग थाने के बाहर पहुंचे, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते ही करते इन्होंने यहाँ पर पथराव भी कर दिया। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता अभिषेक। अभी वहां पर कैसी स्थिति है? क्या मुस्लिम समाज के लोग अभी भी वहां पर एकत्रित हैं और क्या गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने पत्थरबाजी की है? देखिए, अभी वहाँ मुस्लिम समाज के लोग तो नहीं है, क्योंकि पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस ने भी अश्रु गैस वगैरह फायर किए थे और सारी पुलिस बल वहाँ पहुंचने लगा था, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। और इसके बाद अभी एक एक करके वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो लीडर थे वो पहले भी इस घटना के कुछ देर पहले जो थाना स्टाफ था, टीआई थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, उनसे बहस करते हुए नजर आ रहे थे। और जब उनकी बात नहीं मानी, वो एफआईआर करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हमें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि घटना हमारे राज्य की ही नहीं है, तो वीडियो को हम वेरीफाई करके ही एफआईआर कर सकेंगे। थोड़ा समय पुलिस मांग रही थी, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए और सीधे जुमे की जो उनकी नमाज होती है दोपहर की, उसके बाद वो सीधा सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। और जब पुलिस ने इनको समझाया कि हम बिना उसको वेरीफाई किए एफआईआर नहीं करेंगे, तो ये फिर उग्र हो गए और फिर बहसबाजी पथराव में बदल गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को चोटें आ गई। अभिषेक, तो क्या पुलिसकर्मी ये नहीं भाप पाई कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि काफी बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, और जाहिर सी बात है थाने का घेराव करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या भारी पड़ेगी पुलिस बल के ऊपर। क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती अब की गई है? जी देखिए, अभी तो पूरा कोतवाली क्षेत्र, क्या कहें, छतरपुर का आधा क्षेत्र ही छावनी बना हुआ है। जगह जगह पुलिस है, खुद कलेक्टर, डीआईजी, एसपी सब कोतवाली में मौजूद है। पूरे जिले का पुलिस बल वहीं पर है। लेकिन रही बात इनके इरादे भापने की, तो चूंकि आज भीम आर्मी और बीएसपी के द्वारा एक आंदोलन भी किया था, जिसमें काफी तोड़फोड़ की गई उनके द्वारा, तो उसको कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए काफी पुलिस बल वहाँ मौजूद था। हाँ। जैसे ही उनका ये खत्म होता है, वहाँ पर जो ज्ञापन वो देने आए थे खत्म होता है, उसके बाद फिर तुरंत इन लोगों ने यहाँ पर पथराव और ये सब चीजें चालू कर दी। तो पुलिस जब तक वहाँ इकट्ठी हो पाती तब तक इन्होंने पथराव कर दिया और ये घटना को अंजाम दे दिया। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील ये मामला। एफआईआर दर्ज कराने की मांग के साथ ये वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी बीच आप देखिए ये भीड़ उग्र हुई और इन्होंने पथराव कर दिया, थाने का घेराव करते हुए, जिसमें टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और इसके साथ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस तरह से पुलिसकर्मियों को यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े और किस तरह से उन्हें तितर बितर किया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया और फिर पत्थरबाजी भी कर दी।
तो इधर आपने विरोध की तस्वीरें देखी, उधर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में मिला जुला असर दिखाई देने को मिला। आपको बता दें 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर छतरपुर की है, जहां प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने दुकान लूटने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। वहीं भोपाल में भी आप तस्वीर देखिए, यहां पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। राजधानी में कई बाजार खुले रहे और भोपाल के बाद इंदौर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। इंदौर के बाद अब आपको लिए चलते हैं मुरैना में किसी भी तरह की स्थिति काबू के बाहर ना हो, इसके कारण धारा 163 यहां पर लागू की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। मुरैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जबलपुर में बंद का असर तो नहीं दिखा, लेकिन SC/ST के संगठनों ने यहां पर बड़े रूप में प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं जबलपुर के बाद अब आपको लिए चलते हैं कटनी में भी दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। यहां बंद का असर खास नहीं रहा, ज्यादातर दुकानें खुली रही, स्कूल भी खुले रहे, मार्केट भी। हरदा की तस्वीरें आप देखिए, हरदा में मिला जुला बंद का असर देखने को मिला है। आधी दुकानें बंद रही, लेकिन यहां पर स्वेच्छा से कुछ लोगों ने अपनी दुकानें जरूर खोली। वहीं सीधी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधी में SC/ST संगठनों ने गांधी चौक पर इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें सीधे की है। सीधी के बाद टीकमगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भीम आर्मी ने आज एक बड़ी रैली निकाली और मुख्य बाजार में दुकानें बंद कराई। टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथ पर तख्तियां लेकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। और बुरहानपुर की तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं। बुरहानपुर में SC/ST संगठनों ने रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। तो 1 सितंबर से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और इसी से जुड़ी आज एक बड़ी बैठक और कार्यशाला भोपाल में हुई, जिसमें इस अभियान की पूरी रूपरेखा के बारे में चर्चा हुई। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। भोपाल में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में सभी संभाग और जिले के पदाधिकारी भी शामिल हुए। 1 सितंबर से बीजेपी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश में इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। सारे मंत्री, विधायक, सांसद हम सब मिलकर के अभी केवल सदस्यता, हमारा प्रवास भी होगा तो मैं भी सदस्यता करूंगा, आप भी सदस्यता करेंगे, हम संगठन के काम को ही बढ़ाएंगे। यही टारगेट हमारा सबके सामने है। हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने मंडलों में, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिले के अंदर और सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों को अपनी लोकसभा और अपनी विधानसभा को टारगेट करके इस संगठन पर्व के इस अवसर पर बीजेपी का टारगेट है कि लगातार हारने वाले 15,000 बूथ को भी जीते। साथ ही जानकारी दी गई कि 45 लाख कार्यकर्ता बूथ पर डिजिटली भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की एक सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव कुरियन के प्रस्तावक भी बने। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष VD शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे जॉर्ज कुरियन जी जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया।
और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। बता दें कि गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। कुरियन का कार्यकाल 9 अप्रैल साल 2026 तक रहेगा। जॉर्ज कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने पर सियासत भी गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा के इस फैसले पर तंज कसा है। लखन घनघोरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन देकर सरकार बनवाई और बदले में जनता को केरल से आए कुरियन मिल रहे हैं। क्या मिला मध्य प्रदेश को? कुरियन केरल से आएंगे। वो केपी यादव जिसको कहा गया कि तेरी रक्षा हम करेंगे, वो नरोत्तम मिश्रा जो बहुत इतरा रहे थे, इनको चिंतन करना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। 2 लाख रुपए और नौकरी के नाम पर इंदौर के बढ़िया गांव में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट देखते हैं। इंदौर के महू के मड़िया गांव में 2 लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में बडगौंदा थाना पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस की शिकायत मिली थी कि गांव में मानपुर से कुछ लोग आए और जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगे। गांव के ही एक व्यक्ति पुनीत के घर पर जाकर इन लोगों ने कहा कि पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन करने पर वो 2 लाख रुपए देंगे, साथ ही नौकरी भी देंगे। इसके बाद गाँव के अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति की। जोर जोर से बाइबल का पाठ वहाँ करने लगे, प्रलोभन देने की बात वहाँ की गई है। उस बात पर से ये अपराध कायम किया गया। 7 आरोपियों के विरुद्ध हमने 351 BNS और 35 धार्मिक स्वतंत्रता मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का अपराध कायम करके जांच में लिया है। पूरे मामले में शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जबलपुर नगर निगम में शामिल हुए करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा गांव परिसीमन के बाद आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि विकास के नाम पर बड़ी उम्मीद के साथ पंचायतों को अलविदा कह गांव से वार्ड में तब्दील तो हुए, लेकिन इन इलाकों में ना तो चलने को सड़कें हैं और ना ही पीने का साफ पानी। एक रिपोर्ट देखिए। जनप्रतिनिधि आते हैं और विकास के सपने दिखाकर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर नगर निगम में शामिल गांव के बासिंदों के साथ। दरअसल लमती, रिमझा, औरिया बसा, पिपरिया और कठौंदा सहित करीब आधा सैकड़ा गांव के लोगों को जनप्रतिनिधियों ने विकास के सपने दिखाए और बताया कि परिसीमन के बाद गांव में विकास की बयार बहेगी। लेकिन परिसीमन को हुए 10 साल बीत गए, लेकिन नगर निगम में शामिल किए गए गांवों के हालात जस के तस हैं। न अच्छी सड़कें हैं, न लाइट्स, न पीने को साफ पानी और न ही यहां अब तक पक्की नालियां बन पाई। इस दौरान सरकारें भी बदली, नेताओं के गांव तक पहुंचे चेहरे भी बदले, लेकिन आश्वासन हकीकत में नहीं बदल सका, जिससे इन गाँव के रहवासियों में बेहद निराशा है। ग्राम पंचायत से शामिल हुए थे नगर निगम में, लेकिन सब कुछ बिगड़ा हुआ है। वहाँ के रास्ते नहीं हैं। बच्चे लोग अगर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो कीचड़ में से होते हुए जा रहे हैं। देखिए, बहुत उम्मीदें थी नगर निगम, हम लोग ग्राम पंचायत से नगर निगम में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि विकास होगा, सड़कें बनेंगी, बिजली मिलेगी और जो नर्मदा का जो शुद्ध जल है जो पीने के लिए मिलता है वो मिलेगा। लेकिन हालात ऐसी है कि हम ग्राम पंचायत में ही अच्छे थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ग्राम पंचायत में हमारे नक्शे भी पास हो जाते थे, हमको ग्राम पंचायत से पानी मिल ही रहा था, सड़कें भी वो राम भरोसे बनवाई देते थे। अभी तो स्थिति ये है कि ना कोई देखने आता ना झकने आता है, टैक्स जरूर ले रहे हैं नगर निगम का। वहीं इस मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या बढ़ गई है, लिहाजा धीरे धीरे इन इलाकों में विकास किया जाएगा। देखिए, वो वार्ड अभी शामिल हुए 14 में और उसके बाद धीरे धीरे करके उनमें विकास कार्य हमने शुरू करे हैं। यहाँ तक कि उनमें 15 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं पार्षद मद के। 15 लाख ज़्यादा देने पर भी उनके काम तो बहुत ज़्यादा हैं, वो पूरे होने में वक्त लगेगा।
भले ही निगम प्रशासन परिसीमन में शामिल हुए गांवों की तस्वीर जबलपुर शहर की तरह संवारने के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि विकास की चाह लेकर नगर निगम में शामिल हुए इन गांव के लोगों की आंखें पथराने लगी है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। जबलपुर वन विभाग ने पक्षियों को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। पक्षियों के लिए आश्रय गृह तैयार किया जा रहा है, जिसमें पक्षी बारिश, ठंड और गर्मी के मौसम में सुरक्षित रह सकेंगे। इससे पक्षियों के बच्चों और अंडों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपनी इस पहल के जरिए वन विभाग 3000 से ज्यादा आश्रय गृह जबलपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर लगाएगा, ताकि पेड़ पौधों की कमी के चलते पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों की कमी को पूरा किया जा सके। लकड़ी व्यापारियों की मदद से इन आश्रय गृहों को तैयार किया जाएगा, जिसे सामाजिक संस्थाओं की मदद से लगाया जाएगा। इस शुरुआत का नाम हमने दिया है घरौंदा अभियान। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि चूंकि शहरीकरण के साथ साथ वृक्षों की कटाई हो रही है, पक्षियों के जो घोंसले नष्ट होते हैं तो उन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो विभाग का एक प्रयास है कि घरौंदा अभियान के माध्यम से कुछ घरौंदे जो कि लकड़ी के बने हुए हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों के वृक्षों में लगाया जाए। जो भी घरौंदे बनाए जा रहे हैं वो 2 आकार के बनाए रहे हैं, एक स्क्वायर शेप में है, एक ट्रायंगुलर शेप पे है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के गरीब मजदूर को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए भोपाल भेजा गया है। जिले का ये पहला मरीज है जिसे PM श्री एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत कर चुकी है। जिले के प्रभात पट्टन ब्लॉक के ग्राम चकोरा में सोमवार को भवन निर्माण कार्य के दौरान नीचे गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रीढ़ की हड्डी में चोट आने के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। CMHO रविकांत विकी ने बताया कि PM श्री एयर एम्बुलेंस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे गंभीर बीमारियों में मरीजों को त्वरित उपचार के लिए बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भेजा जा रहा है। आयुष्मान कार्ड वाले उनको फ्री उपचार होगा, उनसे इसका एयर एम्बुलेंस का किराया नहीं लिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं है वो जो गरीबी रेखा से ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंदर उनको शासकीय अस्पताल में यदि वो इलाज कराएंगे तो उनको ये मुफ्त सुविधा रहेगी। एम्यूनिटीज में स्ट्रक्चर है तो लेटा के पेशेंट ले जाएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अगर बीच में कुछ भी जैसे ये तो स्पाइनल इंजरी ऑर्थोपेडिक केस है। बाकी जैसे हम छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट ऑपरेशन में चोट लगा हुआ जवानों को ले आए, उसमें डॉक्टर इनको स्टेबलाइज भी करते हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं। एक मरीज मेरे पास आया था, ट्रॉमा सेंटर में वर्तमान में भर्ती है, शेखलाल नाम का। कुछ काम करते हुए ऊपर से गिर गया था, जिसपे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। तो मुझे लगा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो PM श्री योजना एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है उससे इस मरीज को लाभ दिया जाए, क्योंकि ऐसे मरीजों को झटका न हो तो बेहतर है। हमारे चकोरा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बिठाई हुई है, वहाँ काम करने गए थे। काम करते करते अचानक चेली टूटी और लोग गिर गए। अपने डॉक्टर साहब ने राय दी प्लेन से लेकर, क्योंकि अपने 108 एम्बुलेंस से उनकी रास्ता खराब है, इसके चलते उन्होंने अपने एरोप्लेन का साधन दिया। So basically, we are from PM Air Ambulance and also ICAT Air Ambulance. So ICAT is the biggest air ambulance in India. We transport all international and national cases. So this is a part of ICAT project. We are doing PM Air Ambulance. In that we have one is helicopter, one is fixed wing. और MP के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट रचना नितेश के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।